हेलो एवरीवन, हम कुषाण शासन कर रहे थे। कुषाण वंश में हम लास्ट वीडियो में समझ चुके थे। चलो अब हम नेक्स्ट हमारे नोट्स करते हैं। नोट्स से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कुषाण कौन थे भाई? ये भारत में भारी आक्रमण करने वाले सबसे फेमस वंश था कुषाण वंश, ठीक है, जिसको हम विदेशी वंश भी कहते हैं या फॉरेन डायनेस्टी भी बोल देते हैं। इंडिया में ही नहीं, ये इंडिया से बाहर भी अपना रूल करते थे, ठीक है। जैसे ये भारत में किन किन भारी आक्रमणकारी थे भाई? जैसे इंडो ग्रीक थे, उसके बाद शक आए, पार्थियंस आए, फिर आपके कुषाण आए थे। कुषाण इन सब में सबसे फेमस थे। कुषाण वैसे कहाँ से आए थे भाई? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से पहले ये तिब्बत में रहते थे। इनकी जाति का नाम क्या था? युच्ची। लेकिन वहाँ पे खानाबदोश जनजाति थी जिसको हम हुन नाम से जानते हैं। हुनों ने एक तिब्बत में एक डेजर्ट मिलता है टकला कमान, ये लोग यहाँ रहते थे, यूची जनजाति। हुनों ने यहाँ पे इन पे हमला कर दिया। फिर ये यहाँ से भाग के कुछ साउथ में आ गए और कुछ मध्य एशिया में चले गए थे भाई। फिर वहाँ पे ये 5 कबीलों में बट जाते हैं। जो यूची जाति है ये 5 कबीलों में बट जाती है। उनमें से एक राजा था कुषाण, उसने ना ग्रीकों को ही हरा दिया और मध्य एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। फिर भारत के लिए ये बोला जाता है ये लोग नॉर्थ वेस्ट से आए थे, जो आपका अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान एरिया है, इस साइड से भारत में प्रवेश करते हैं। और ये अब कबीला जो 5 कबीलों में बंटे थे, ये एक कबीला बन के इन्होंने भारत पे अटैक किया। उस टाइम इनके समकालीन भारत में कौन कौन चल रहे थे? आपके शक चल रहे थे और सातवाहन शासन चल रहे थे, ठीक है। इनका जो सबसे पहला राजा आया था वो कौन था भाई? कुजुल कड़फिसेस था, या कड़फिसेस प्रथम भी बोल देते हैं उसको। इसने सिर्फ क्या किया था भाई? भारत में आने के लिए रास्ता बनाया और सबसे चीज इसने तांबे के सिक्के चलवाए। उसके बाद आ जाते हैं विम कड़फिसेस या कड़फिसेस सेकंड। इन्होंने क्या किया? विम कड़फिसेस ने ना शकों को हरा दिया। पहले इन्होंने इंडो ग्रीक्स को हराया, फिर इन्होंने शकों को हराया। तो जो विम कड़फिसेस है इनको एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है भारत में, जिन्होंने कुषाण शासन स्थापित किया था। और है ना, विम कड़फिसेस ने गोल्ड कॉइन्स भी चलाए थे और उसमें ना हमारे इंडियन गॉड्स के बारे में, मतलब उनकी चित्रात्मकता उनके कॉइन्स पे छापी थी। जैसे ना जो हुई ये थे विम कड़फिसेस, इन्होंने ना, ये शैव भक्त थे और जो आपके कुषाण शासक थे बौद्ध धर्म को भी मानते थे, शैव धर्म को भी मानते थे। जो ये कड़फिसेस सेकंड थे, इन्होंने अपने कॉइन्स पे क्या किया भाई? शिव को त्रिशूल ली और नंदी पर बैठे हुए ऐसे कॉइन्स में गड़वा दिया, यानी कि चित्रकारी ऐसी करवाई गई थी। उनके बाद आते हैं कनिष्क। कनिष्क को भारत में मतलब सबसे पावरफुल राजा बोला जाता था कुषाणों का। किसको? कनिष्क को, ठीक है। जैसे कनिष्क ने सिल्क रूट पे अपना कब्जा किया था भाई, इन्होंने सातवाहनों को हराया था, ठीक है। और जैसे ये शैव भक्त थे और आपके बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने सबसे ज्यादा किया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण ही इनको सेकंड अशोक बोला जाता है। किसमें? इंडिया में। और फिर इसके बाद क्या हुआ भाई? ये किसके अनुयायी थे? शक संवत किसके उसमें स्टार्ट हुआ भाई? कनिष्क के काल में स्टार्ट हुआ, क्योंकि कनिष्क ने किसको हरा दिया था भाई? कनिष्क ने शकों को हराया था उस टाइम। तो वहां पे अब क्या स्टार्ट करवा दिया इन्होंने? शक संवत, यानी कि शक एरा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये सब चीज मैं बता चुकी। जैसे कनिष्क है, कनिष्क ने कौन से बौद्ध धर्म को प्रचलित किया था भाई? महायान को। जबकि अशोका ने किसको कहा किया था? हीनयान को। महायान हीनयान का भी मैं आपको डिफरेंस लास्ट उसमें बता चुकी हूँ, ठीक है। कनिष्क ने जैसे अशोक की तरह बौद्ध का प्रचार किया था, तभी इनको क्या बोला जाता है भाई? सेकंड अशोका बोला जाता है। और है ना, इसके कनिष्क के टाइम पे ही आपकी क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में हुई थी, ठीक है। ये इसकी जानकारी हमें किस में मिलती है भाई? कलहण की राजतरंगिणी में मिलती है, ठीक है। कि 4th मीटिंग कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। किसके काल में हुई थी? इसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी, ठीक है। और वैसे टोटल कितनी? 4 संगतियां हुई हैं बौद्ध संगति। पहली कहाँ हुई थी? राजगृह में अजातशत्रु के टाइम पे, दूसरी कालाशोक के टाइम पे हुई, तीसरी अशोक के टाइम पे हुई थी और चौथी किसके टाइम पे हुई थी भाई? कनिष्क के टाइम पे हुई थी। इतना हमने कर लिया था। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए आज हम नोट्स पढ़ते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कुषाण, ठीक है। कुषाण साम्राज्य पर राजतंत्र का शासन था। राज सत्ता कैसी थी भाई? वंशानुगत होती थी। कुजुला कड़फिसेस या कड़फिसेस प्रथम इन्हीं को बोला जाता है। जो इनका पुत्र था वो कौन था भाई? विम कड़फिसेस। इनको ही क्या बोला जाता है? रियल फाउंडर ऑफ कुषाण्स इन इंडिया, ठीक है भाई। क्योंकि इन्होंने पहले इंडो ग्रीक्स को हराया। इन्होंने किसको हराया भाई? पहले
इंडो ग्रीक्स को हराया जो आपके हिंदी यूनानी थे। इसके बाद इन्होंने शकों को हराया और फिर अपना स्थापित कर लिया भाई सत्तारूढ़ सम्राट के। और इन्होंने क्या किया था दूसरा भाई, गोल्ड कॉइन्स चलवाए, ठीक है, जिसपे आपके शिव के त्रिशूल और ये सब चीज अंकित थे, ठीक है, नंदी पे बैठे हुए। सत्तारूढ़ सम्राट के पास अपने उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार मौजूद होता था। प्रत्येक उत्तराधिकारी कभी कभी शाही प्रशासन से संबंधित होता था। उससे समस्त राजसी उपाधियों का प्रयोग किया, परंतु उसने संभवतः संयुक्त शासनकाल के दौरान सिक्के नहीं चलाए। किन्होंने नहीं चलाए थे भाई, जो आपके इसके बाद कनिष्क आ जाते हैं या ये आ जाते हैं, इन्होंने सिक्के नहीं चलाए थे। या इनसे पहले जो कर्डफिसिस थे उन्होंने सिर्फ तांबे के सिक्के चलवाए थे, लेकिन गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा किन्होंने चलवाए थे भाई, आपके विम कर्डफिसिस ने चलवाए थे। वंशानुगत दोहरा शासन व्यवस्था, जिनमें साम्राज्य का नेतृत्व कभी कभी दो राजाओं यानी कि एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ के पास होता था। कुषाण शासन की एक यह खास विशेषता थी। सिक्कों की किंवदंतियों और उपाधियों का उल्लेख करने वाले अभिलेखों के अध्ययन से कुषाण सम्राट की स्थिति का अंदाजा प्राप्त हो जाता है। समस्त राजाओं के लिए महाराजाधिराज जैसी सामान्य उपाधियों के अलावा वीमा कर्डफिसिस को सर्वलोकेश्वर और महेश्वर भी कहा गया। पता भाई क्या होता था, जैसे ना कुछ और भी सामंत इनके समकालीन चल रहे थे, लेकिन उस टाइम ये सबसे पावरफुल हो गए थे क्योंकि इन्होंने इंडो ग्रीस को भी हरा दिया था और फिर आपके शकों को भी हरा दिया था। तो जैसे दो दूसरे राजा थे वो भी अपने आगे ना महाराजा वगैरह लगाने लगे थे, जो इनको पसंद नहीं आया। तो इन्होंने क्या कहा कि तुम सिर्फ सामंत बन के रहो, यानी कि तुम सिर्फ अपने आगे राजा लगाओ, महाराजा या महेश्वर हम लगाएंगे क्योंकि अब हम यहाँ पे शासन कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो जैसे महाराजाधिराज जैसी उपाधियों के अलावा वीमा कर्डफिसिस को क्या बोला जाने लगा भाई, सर्वलोकेश्वर और महेश्वर भी। संस्कृत उपाधियों के अलावा यूनानी उपाधि बेसिलेटस, बेसिलून और ईरानी उपाधि शेव नानो शाओ जो पश्चातवर्ती शहंशाह से मेल खाती थी। ये यहाँ पर जो कुषाण शासक थे ये साथ में भाई मध्य एशिया में भी तो अपना रूल कर रहे थे, मध्य एशिया में भी ये रूल कर रहे थे। वहाँ ये किन उपाधियों को ले रहे थे, बेसिलेटस, बेसिलून और शेवनाओ शाओ। यह सुझाती है कि कुषाण सम्राट अपनी समस्त प्रजा यानी कि ग्रीक, इंडो ग्रीक, ईरानी और भारतीयों को अपनी स्थिति दर्शाने के प्रति उत्सुक थे, यानी कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वदाता हूँ। ये इस टाइप की कुषाणों के अंदर ना एक ईगो आ गई थी। सम्राट कनिष्क द्वारा कैसर उपाधि का प्रयोग, सम्राट कनिष्क ने कौन सी उपाधि का उपयोग किया भाई, कैसर उपाधि का उपयोग किया। जैसा कि हमें आरा शिलालेख में, कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है भाई, आरा शिलालेख से प्राप्त होता है। इस शासक के प्रयास का संकेत हो सकता है जो स्पष्ट रूप से रोमन साम्राज्य के अधिकार को चुनौती नहीं देता, बल्कि संभवतः स्वयं को उसके साथ समानता के स्तर पर रखना प्रतीत होता है। क्योंकि फिर भाई बाद में ये भी बौद्ध धर्म में आ गए थे, जो कुषाण थे, सॉरी जो इनके जो कनिष्क थे वो किस में आ गए थे, फिर बौद्ध धर्म में आ गए थे। और जैसे अशोक ने सब त्याग दिया था, पर कनिष्क ने इतना त्यागा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये धर्म के उसमें आ गया था। ये ना सबको थोड़ा समान देखना स्टार्ट कर दिया था इसने भी। कुषाणों के समकालीन छोटे शासकों, विशेष रूप से पश्चिमी भारत के जैसे शक हो गए, स्वयं को राजाधिराज और महाराजा के रूप में विभूषित किया, शकों ने भी किया। लेकिन ये चीज किसको भाई, इनको पसंद नहीं आई कुषाणों को, ठीक है। इसलिए कुषाण राजाओं द्वारा धारण की गई महाराजा, राजाधिराज और देवपुत्र जैसी उच्च उपाधियों ने छोटे राजाओं और प्रमुखों का अस्तित्व की ओर ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। जो संप्रभुता सत्ता के जागीरदारों से संबंध थी उस समय ये मौजूद थी। यानी कि भाई आपको पहले भी ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है कि भाई जैसे इन्होंने अपने आप को इतनी उपाधियां क्यों दी। जैसे साइड में जो इनके समकालीन चल रहे थे, चाहे वो सातवाहन चल रहे हो या शक चल रहे हो, ये लोग भी अपने आप को महाराजा धीराज कहते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम ये सब उपाधियां छोड़ो क्योंकि अब तुम हमारे सामंत हो। अनेक शिलालेखों में कुषाण शासक को देवपुत्र भी कहा गया है। किनको कहा गया है भाई, कुषाण शासकों को, जो राजा की दैवीय उत्पत्ति का संकेत देता है। इस उपाधि को अपनाते समय वे संभवतः सम्राट को टी.एन. तजु क्यों कहने लगे भाई, चीनी परंपरा से प्रभावित थे। क्योंकि है ना ये लोग तिब्बत से ही आए थे,
ठीक है। और तिब्बत पर हमेशा से किसका वर्चस्व स्थापित रहता था भाई? चाइना का रहता था। तो यहाँ उसकी परंपरा से ये लोग क्या थे? प्रभावित थे, जिसको क्या बोला जाता था? स्वर्ग का पुत्र। क्या बोला जाता था भाई? स्वर्ग का पुत्र, टिएनजू। ठीक है, ये किससे मेल खाता था भाई? स्वर्ग के पुत्र से। और ये लोग जैसे चाइना से आए थे भाई, तिब्बत से आए थे, तिब्बत की ये यूची जनजाति से संबंधित थे, तो इन्होंने अपने उस सम्राट के समकालीन भाई अपने आप को भी ऐसा ही माना। कामरा पंजाब में पाए गए शिलालेख में कुषाण शासक वजिष्ठा को न केवल ईश्वर के पुत्र के रूप में वर्णित किया गया बल्कि देवतनुया भी कहा गया। क्या बोला गया भाई? देवतनुया। क्या बोला गया? देवतनुया। किसको बोला गया भाई? वजिष्ठा। और ये हमें कहाँ से मिलता है? कामरा अभिलेख से, जो कहाँ पर है भाई? आज के पाकिस्तान पंजाब में। ठीक है, जिसका आशय क्या है? मनुष्य के रूप में रहने वाला भगवान। क्योंकि भाई इन्होंने बौद्ध धर्म अपना ही लिया था। जैसे विम कड़फिसेस के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उससे पहले तो ये शैव धर्म के भक्त थे। शैव धर्म में क्या होता है भाई? रौद्र रूप। मथुरा के एक मंदिर, और मथुरा में भी कौन से थे? शक ही थे, जो लोग उज्जैन से भाग के आए थे। मथुरा के एक मंदिर और स्वात क्षेत्र के छोटे अभ्यारण्यों में, अभ्यारण्य क्या होते हैं भाई? जंगल। ठीक है, अभ्यारण्य क्या होता है? जंगल में पाई गई कुषाण शाही प्रतिमाएं यह सिद्ध करती हैं कि कुषाण राजाओं की वास्तव में देवताओं के रूप में पूजा की जाती थी। जैसे मैट मंदिर है, मैट स्थित मंदिर है, जहां की वहां पाई गई पुरातात्विक सामग्रियों से संकेत मिलता है कि जो वीमा कड़फेसिस थे या कड़फेसिस द्वितीय थे के शासन काल के दौरान ये बनाई गई थी और उनकी छवि पूजा के मुख्य वस्तु के रूप में स्थापित की गई थी। इस मंदिर का पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार कनिष्क के पुत्र हुविष्क के शासन काल में किया गया। कौन से मंदिर का भाई? जो आपके मथुरा मंदिर है। ठीक है, इसलिए उस राजा के काल में कम से कम कुछ समय तक उसकी पूजा की जाती थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कुषाण सम्राट को उसके जीवन काल के दौरान और मृत्यु के बाद मंदिर में एज अ गॉड पूजा जाता था। ठीक है भाई, किसको? कुषाणों को। भारत में किस कुषाण शासक ने सबसे ज्यादा मतलब पहले वर्चस्व स्थापित किया भाई? विम कड़फिसिस को। और फिर उसको क्या किया गया भाई? भगवान की तरह पूजा जाने लगा। कुषाण साम्राज्य संवतः यूएजी कह दो या यूची, ये एक ही है। ठीक है, 5 शाखाओं में से एक था जो मध्य एशिया के प्राचीन खानाबदोश लोग थे। और इनका जो बेस था वो कहाँ था भाई? तिब्बत। बेस कौन था इनका? तिब्बत। ठीक है, तिब्बत में इन पे किन्होंने हमला किया था भाई? हुनों ने। कुषाण साम्राज्य 350 ईसा पूर्व तक चला। 200 ईसा पूर्व की अवधि में यानी मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद ऐसा कोई बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ जिसने साम्राज्य होने का गौरव प्राप्त किया। जैसे शुंग थे, और आपके कौन कौन थे? कण्व थे और सातवाहन थे, यही आए थे भाई। इनको क्या बोला जाता है? मौर्योत्तर काल के राजा। ये भारत में कब थे? जब मौर्यों का पतन हो गया था। और इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं भाई? ब्राह्मण वंश, ब्राह्मण साम्राज्य। और सातवाहन तो अभी कॉन्टिन्यूस चल ही रहा था। सातवाहन भाई ऐसा वंश था जो भारत में सबसे लंबे समय तक रहा, 3री ईसा पूर्व शताब्दी से लेके 3री शताब्दी तक। ठीक है, तो लगभग 600 साल लगा लो। भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने शासन किया। कुषाण साम्राज्य था जो उनमें से सबसे प्रसिद्ध था। कौन था भाई? कुषाण। कुषाण चीन के मूल निवासी थे, अभी आपको बताया भाई, तिब्बत। कुषाण वंश के शासकों ने पार्थियन शकों को हराया था और इंडो ग्रीक्स को भी हराया था भाई। ठीक है, कुषाण साम्राज्य एक शक्तिशाली मध्य एशियाई साम्राज्य था जो 1ली से 3री शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आया। इसमें वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से शामिल थे। कुषाण साम्राज्य प्राचीन मध्य एशिया में एक प्रमुख राजनीतिक सांस्कृतिक शक्ति था जिसे व्यापार, कला और वास्तुकला में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। कुषाण साम्राज्य के शासक मध्य एशिया से संबंधित यूची जनजाति की एक शाखा थी।
वे स्टेपर्स जनजाति के, स्टेपर्स किनको बोला जाता था भाई? हुणों को ही बोला जाता था, ठीक है। खानाबदोश लोग थे जो चीन के पड़ोस में रहते थे। उन्होंने सबसे पहले शकों को खदेड़ दिया और बैक्टीरिया और अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कर लिया था। धीरे धीरे काबुल घाटी में चले गए और गंधार क्षेत्र में यूनानी और पार्थिनियों की इन्होंने जगह ले ली थी और गंधार पर कब्जा कर लिया था। गंगा बेसिन और निचले सिंधु बेसिन के अधिकांश भाग पर उनका कब्जा था। कहाँ था भाई उनका कब्जा? गंगा बेसिन और निचले सिंधु एरिया पे। कहाँ था? सिंधु एरिया पे इनका क्या था भाई? कब्जा था। कहाँ पर था? गंगा बेसिन और निचले सिंधु बेसिन के अधिकांश एरिया पे, ठीक है भाई। कुषाण साम्राज्य मध्य एशिया के खुरासन से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैला था और यही वजह है कि ये बोला जाता है कि ऐसा कौन सा वंश है जिसका रूल इंडिया में भी चल रहा था और साथ साथ समकालीन कहाँ चल रहा था, यानी कि साथ साथ भारत के बाहर मध्य एशिया में भी चल रहा था। ऐसा कौन सा वंश है? कौन सा वंश है भाई? ऐसा कुषाण वंश है। भारत में कुषाण साम्राज्य की दो क्रमिक राजवंश थे। पहला राजवंश था कड़फिसिस नामक सरदारों का घराना। उसके बाद कौन सा आ गया था भाई? कनिष्क, ठीक है। कड़फिसिस इनको भारत लेके आए थे, कनिष्क ने यहाँ पर अपना विस्तार किया था। कुजुल कड़फिसिस जो 30 ईस्वी से 80 ईस्वी तक रहे। कुजुल कड़फिसिस को कड़फिसिस प्रथम भी कहा जाता है। वह पहले कुषाण शासक थे जिन्होंने भारत में कुषाण साम्राज्य की नींव रखी। नींव तो इन्होंने रखी लेकिन एक्चुअल रियल फाउंडर कौन थे भाई? विम कड़फिसिस थे, ठीक है। और कुषाण साम्राज्य का संस्थापक किनको माना जाता है? कुजुल कड़फिसिस को। उन्होंने धर्म शीडा की उपाधि अपनाई। किसकी उपाधि अपनाई थी भाई? उपाधि शीडा की। थीडा कह लो या शीडा कह लो, ठीक है। कड़फिसिस प्रथम ने काबुल, अफगानिस्तान और कंधार पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने तांबे के सिक्के ढाले जो रोमन सिक्कों की नकल थी, ठीक है भाई। कैसे सिक्के ढाले इन्होंने? तांबे के सिक्के ढाले जो किसकी नकल थी? रोमन सिक्कों की नकल थी। फिर आगे आपके विमतख्तु या सदाशकाना, ठीक है। इनको ही हम क्या बोलते हैं? विम कड़फिसिस भी इन्हीं को बोला जाता है। यह निश्चित नहीं कि कजूला कड़फिसिस के बाद सॉरी भाई, इनको नहीं बोला जाता। ये ऐसा इनका नाम आता है बीच में, पर इनका है ना कोई भी ऐसा वो हमें साक्ष्य नहीं मिला या इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिली कि ये थे भी या नहीं थे। तो यह निश्चित इसलिए बोला गया कि यह निश्चित नहीं है, ठीक है। कुजल कड़फिसिस के बाद विमतख्तु या सदाशकाना ने गद्दी संभाली। उनके शासनकाल में कुषाण साम्राज्य दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों तक फैला। फिर कौन आगे थे भाई? विम कड़फिसिस आगे थे, जिनको कड़फिसिस सेकंड भी बोला जाता था। रबातक शिलालेख किस उसमें उल्लेख है भाई? रबातक शिलालेख में उल्लेख मिलता है कि विम कड़फिसिस थे जो ये किसके बेटे थे भाई? सदाशकाना के, ठीक है। जो आपके ये थे ना विमतख्तु, ये उनके पुत्र थे और कनिष्क के पिता थे, ऐसा बोला जाता है। बट जो सदाशकाना है इनका हमें कोई भी ऐसा निश्चित भाई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि हम ये कह सकें कि भाई इन्होंने गद्दी संभाली थी या नहीं संभाली थी। विम कड़फिसिस को क्या बोला जाता है भाई? कड़फिसिस द्वितीय। इन्होंने अपने काल में सोने के सिक्के जारी किए। उन्होंने कुषाण साम्राज्य का विस्तार सिंधु नदी के पूर्व तक फैला दिया था। फिर आपके सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं भाई, कौन से आ जाते हैं भाई? आपके कनिष्क। इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 127 ईसा से लेकर 150 ईसा तक किया। कनिष्क सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक था। उसने 78 ईस्वी में शक संवत नाम से एक कैलेंडर की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने शकों को हराया था भाई, ठीक है। और जो आपका शक संवत है ये क्या चीज़ है भाई? ये ना जो आपका कैलेंडर है, जो वर्ल्ड वाइड कैलेंडर चलता है हमारा, जिसको हम पहले किस नाम से जानते थे भाई? जीसस क्राइस्ट के नाम से, ठीक है। अब तो इनको कॉमन एरा का नाम दे दिया गया है। इससे ये 78 साल आगे का माना जाता है, ठीक है। जो आपका ये है जिसका उपयोग अब भारत सरकार द्वारा किया जाता है। आपको पता है ना कि ये चीज़ चेंज हो चुकी है। जैसे पहले भाई आपका जो 0 ईस्वी है इसको जीसस क्राइस्ट का भाई वो बर्थ डेट से जोड़ा जाता था। फिर जैसे बाद के टाइम को हम क्या बोलते थे? एडी बोलते थे।
एनोडोमेन, और इससे पहले के टाइम को जैसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते थे। अब है ना, आप एनसीईआरटी देखोगे तो आपको ये मिलेगा बीसीई एंड सीई। इस बीसीई और सीई का मतलब अब ये नहीं है कि बिफोर क्राइस्ट एरा, इसका मतलब हो गया अब बिफोर कॉमन एरा। ऐसा क्यों किया गया भाई? देखो, जीसस क्राइस्ट एक धर्म को प्रचलित करते हैं, किसको भाई? क्रिश्चियंस को। पर ये तो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो भाई इसको धर्म निरपेक्षता बनाने के लिए कि भाई खत्म करो इस कहानी को, इसको एक एरा दो, इसको कॉमन एरा नाम दो, इसलिए अब क्या बोला जाने लगा? कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा। ठीक है भाई, आ गया समझ में? कनिष्क के शासनकाल के दौरान पुरुषपुर और मथुरा कुषाण साम्राज्य की दो राजधानियां थी। कौन कौन सी थी? एक तो पुरुषपुर थी, जिसको हम पेशावर भी बोलते हैं, जो आज के दिन क्या बोलते हैं भाई? पेशावर। पेशावर का पुराना नाम क्या था? पुरुषपुर। ठीक है, जो आज कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है भाई? पाकिस्तान में। और दूसरी कौन सी थी भाई? मथुरा कुषाण साम्राज्य की दो राजधानियां थी, क्योंकि मथुरा कुषाण में जब अपना शासन स्थापित किया, यहाँ पहले शक थे, तो कनिष्क इन्होंने क्या किया भाई? शकों को हराया, और यहीं से आपके कनिष्क का क्या होता है भाई? 78 ईस्वी में शक संवत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? शक संवत की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? आपके मथुरा पर कब्जा होने के बाद। ठीक है, कनिष्क ने स्टार्ट की थी। ये कब की थी? 78 ईस्वी में। उसमें सिंहासन पर बैठने के समय अफगानिस्तान, गंधार, सिंध और पंजाब कुषाण साम्राज्य के अधीन थे। बाद में मगध पर विजय प्राप्त की और मौर्य साम्राज्य को पाटलिपुत्र और बोध गया तक फैला दिया। अपने पहले अभियान में उन्होंने चीनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चीनियों के खिलाफ लड़ाई भाई, आज के दिन भी इंडिया ऐसे नहीं है कि चीनियों से पंगा मोल लेता है। भारत उस टाइम भी चीनियों से पंगा मोल, मतलब चीनी हमसे पंगा मोल लेते ही थे। कनिष्क भी ऐसे राजा थे जिन्होंने चाइना के साथ वॉर किया था। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन आ जाए ऐसे पुराने पहले कौन से राजा थे जिन्होंने चीनियों के साथ लड़ाई की, तो कौन से थे भाई? वो कनिष्क थे। ठीक है, चीनी जनरल पंचाओ के हाथों हार का सामना करना पड़ा। कौन हारे भाई चीनियों से? और आज के दिन भी अगर हम वॉर करते हैं तो मे भी आज के दिन भी भाई हो सकता है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये किन के हाथों हारे थे भाई? चाइना के हाथों हारे थे। वैसे हंसने की बात नहीं है ये भाई, देखो टेक्नोलॉजी और हर चीज में वो हमसे पावरफुल हैं। ठीक है, लेकिन अब इतना वो भी नहीं है कि भाई हम लोग भी पीछे हैं। हम लोग भी उनको, जैसे मान लो वो जो भी फाइटर प्लेन लेते हैं, हम उसका कुछ ना कुछ इलाज बांध देते हैं, हम एंटी कुछ ना कुछ उनका ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया आज के दिन भी पीछे है, बट देखो टेक्नोलॉजी में तो थोड़ा पीछे देखो है ही। ठीक है, ये बिटर ट्रूथ है। अब इस चीज़ में आके ये नहीं कि भाई मैडम आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, इंडियन हो गए ये। भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उन्होंने मध्य एशिया के पाटलिपुत्र तक एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया और वह धर्म कला के महान संरक्षण थे। कौन थे भाई? कनिष्क। कौन थे? कनिष्क। किससे हारे थे ये? चीन के राजा पंचाओ से। कनिष्क के शासनकाल के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई? रबातक शिलालेख से मिलती है। रबातक शिलालेख कहाँ पर है भाई? उस टाइम गंधार एरिया में। और गंधार एरिया आपका कौन सा था भाई? अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान वाला एरिया। ठीक है, जिसको आज के दिन हम रबातक शिलालेख की काउंटिंग कहाँ करते हैं? अफगानिस्तान में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? अफगानिस्तान में। जो कहाँ पर है भाई? अफगानिस्तान में है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया। उसने 78 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया था। कब करवाया था भाई? 78 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ करवाया था? कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति का। कहाँ करवाया था? चौथी बौद्ध संगीति का। ठीक है, कहाँ करवाया था भाई? कुंडल वन में। और है ना, इन्हीं के दरबार में कौन कौन होते थे भाई? बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी होती थी कनिष्क के दरबार में, जैसे आपके चरक हो गए, वसुमित्र हो गए। और इस का जो चौथी बौद्ध संगति का था, ये करवाई किसने थी? वसुमित्र ने। शासनकाल में तो किसके हुई? कनिष्क के। ठीक है, संरक्षण में तो कनिष्क की हुई, लेकिन करवाई किसने भाई? वसुमित्र ने। किसने करवाई? वसुमित्र ने। किसने करवाई थी भाई? वसुमित्र। ठीक है,
उसके समय में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान रूपों में विभाजित हो गया था। कब हुआ था भाई? ये 78 ईस्वी में हो गया था। वैसे तो जो आपका बौद्ध धर्म है ये 3 शाखाओं में विभाजित हुआ था। किस किस में? हीनयान, महायान और वृज्यवान। वृज्ययान को इतना नहीं काउंट किया जाता, सिर्फ 2 को ही काउंट किया जाता है, महायान और हीनयान। महायान और हीनयान में क्या डिफरेंस था भाई? महायान था यानी कि जिसमें बहुत सारे भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिसका कौन था जिसको कौन मानता था? आपका कनिष्क मानता था। हीनयान वो था जिसमें कम लोग थे, जिसको अशोक मानता था। महायान में बौद्ध की शिक्षाओं पर मतलब उसमें ना खुद की भी चीजें ऐड करते गए लोग, ठीक है। तो बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनको इतना प्रभावशाली नहीं छोड़ा किन्होंने? महायान वालों ने। बल्कि हीनयान थे वो बौद्ध धर्म के, यानी कि जो आपके महावीर बुद्ध थे, इन्हीं की उसमें जो बौद्ध धर्म था भाई, बुद्धिज्म थे आपके, महात्मा बुद्ध के यूज में कौन चला भाई? हीनयान चला। जैसे इनके अष्टिंग मार्ग थे या जो ये बोलते थे, इनके विचारों पर कौन सा आपका चला था? हीनयान। और महायान पे भाई ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी, यही कारण था कि बौद्ध धर्म भी पतन के काल पे आ गया था। जैसे है ना, कनिष्क के बाद पाल वंश आ गया था, कुषाणों के बाद पाल वंश आया, तो पाल वंश ही आखिरी माना जाता है जहां पे बौद्ध धर्म था। उसके बाद तो कहते हैं कि बौद्ध धर्म ऐसे खत्म होने की कगार पे ही आ गया था, ठीक है। क्या रीजन था? महायान आने का रीजन था, जिसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और महायान हीनयान कब विभाजित हुआ भाई? चौथी बौद्ध संगति में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि बौद्ध धर्म की शाखाएं कब विभाजित हुई? कब विभाजित हुई थी? चौथी बौद्ध संगति में। वह बौद्ध धर्म के महायान रूप को प्रबल अनुयायी था, हालांकि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। ये कहाँ किस किस के भक्त थे भाई? शैव धर्म और बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म का इन्होंने जैसे महायान में खूब प्रचार किया, तभी कनिष्क को क्या बोला गया भाई? सेकंड अशोका। क्या बोला गया भाई? सेकंड अशोका। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कनिष्क ने चीन और मध्य एशिया में कई मिशनरी भेजे, जैसे अशोका ने भेजे थे। अशोका ने तो अपनी बेटी को भी, जैसे प्रियदर्शनी, और अपने जो उनका बेटा था उसको भी कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। कुषाण उत्कृष्ट घुड़सवार थे, उन्होंने भारत में बेहतर घुड़सवार सेना शुरू की। भाई देखो, जो ये कुषाण है ना, ये बेहतर घुड़सवार थे, ठीक है। और जो गुप्त साम्राज्य था ना, गुप्त काल था, ये इनसे बहुत प्रभावित था, ठीक है। जो घुड़सवार था, इनका जो ये चीज थी, इन्होंने इस चीज को काफी अपनाया था भाई गुप्तों ने, ठीक है। ये हम गुप्त काल करेंगे तब मैं आपको ये चीज भी बताऊंगी। कुषाणों और शकों ने पगड़ी, अंगरखे, पतलून और भारी लंबे कोट की प्रथा की स्टार्टिंग की। और भाई देखो, शकों ने किस चीज की? जो आपके प्रदा प्रथा थी, ये हिंदू यूनानियों ने स्टार्ट की थी, ठीक है। कुषाणों और शकों ने पगड़ी, अंगरखा, पतलून और भारी लंबे कोटों की प्रथा स्टार्ट की थी। संस्कृत साहित्य का विकास कुषाण वंश के शासनकाल में शुरू हुआ और रेशम मार्ग पर कुषाण साम्राज्य के शासकों का नियंत्रण था। कहाँ था भाई? जो ये मान लो आपका ये भारत की कैप है ना ऊपर वाली, ये जो एरिया था, यहीं पे आपकी सिल्क रूट थी। इस सिल्क रूट पे कब्जा किसने किया? कनिष्क ने, ठीक है। यही आपकी क्या थी भाई? सिल्क रूट थी। ये क्या थी आपकी? सिल्क रूट था, ठीक है। और उनकी आय का यह मुख्य स्रोत था। वे भारत में बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। उनके द्वारा कृषि को बढ़ावा दिया गया और दुनिया में जैसे इन्होंने ना अपने जो सिक्के जारी किए उस पर क्या चित्रण किए थे भाई? किस चीज का चित्रण किया था कनिष्क ने? कोई बता सकता है किस चीज का? जैसे ना शिव का ट्राइडेंट था, यानी कि जो उनका त्रिशूल था, ठीक है, और नंदी पर बैठे शिव, ये चीज इन्होंने अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी। उसके बाद जो हुविष्क थे, हुविष्क ने क्या अंकित करवाया भाई? हुविष्क ने भी है ना सिक्के तो जारी करवाए और उनके ऊपर क्या अंकित करवाया था? जैसे आपके माता पार्वती का करवाया था, ठीक है। माता पार्वती का चीज, माता पार्वती को अंकित करवाया, जिसको हम उमा कहते हैं कि माँ उमा, ठीक है। और जैसे चतुर्भुज विष्णु के सिक्के चलवाए थे, वो किसने चलवाए थे भाई? चतुर्भुज, चतुर्भुज विष्णु के सिक्के,
ये किसने चलवाए थे भाई? हविष्क ने, जो कनिष्क के बाद था। और इन्होंने ही माँ उमा के भी सिक्के चलवाए। ठीक है भाई, जिनको हम माँ पार्वती भी बोलते हैं। दुनिया के विभिन्न भागों में राजमिस्त्री और कलाकारों को कुषाण साम्राज्य में लाया गया, जिनके परिणाम स्वरूप मथुरा शैली, गंधार शैली इन्हीं के काल में आई थी, और मध्य एशियाई जैसे कला स्कूलों का उदय हुआ। ठीक है भाई, मथुरा शैली, गंधार शैली किन से रिलेटेड है? कुषाणों से। अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुन जैसे महान लेखकों को कुषाण वंश का संरक्षण प्राप्त था, और आपके चरक को, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, इनको क्या बोला जाता था भाई? उस टाइम का महान डॉक्टर, शिक्षाकार, इनको सजेरियन बोला जाता है पहला। ठीक है, वशिष्ठ कनिष्क के बाद राजगद्दी पर बैठा। कौन बैठा भाई? वशिष्ठ। वह कनिष्क का पुत्र था। कनिष्क के उत्तराधिकारी 230 ईस्वी तक शासन करते रहे। कब आए थे भाई? खुद देख लो, ये लोग कब आए थे और कब तक इन्होंने शासन किया। 3री शताब्दी के मध्य तक अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिमी क्षेत्र का, जो कुषाण साम्राज्य के अधीन था, ईरान की शासनीय शक्ति द्वारा अधिकृत कर लिया गया। और फिर क्या होता है भाई? वंश के अंतिम महान शासक वासुदेव प्रथम की मृत्यु के साथ ही संपूर्ण कुषाण साम्राज्य विघटित हो गया। इसमें एक हविष्क का याद रखना। हविष्क के बारे में सिर्फ ये पूछा जाता है क्या भाई, कि भाई ये बताओ, चतुर्भुज विष्णु के सिक्के किन्होंने चलवाए थे? हविष्क ने चलवाए थे। उमा यानी कि माँ पार्वती के सिक्के किन्होंने चलवाए थे? हविष्क ने चलवाए थे। भाई ट्राइडेंट के सिक्के किन्होंने चलवाए थे? कनिष्क ने चलवाए थे। ओ सॉरी, कनिष्क ने नहीं, विम कडफिसिस ने। किन्होंने चलवाए थे भाई? विम कडफिसिस ने। ठीक है भाई, और सिल्क रूट पर कब्जा किन्होंने किया था भाई? कनिष्क ने। ठीक है, शक संवत किन्होंने स्टार्ट किया था भाई? सकेरा कनिष्क ने। कब किया था? 78 ईस्वी में। कहाँ पर? जब इन्होंने शकों से मथुरा को जीत लिया था। ठीक है भाई, ये किस किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म और बौद्ध धर्म को। ये कौन सी जनजाति के थे? ये थे यूची जनजाति के थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। भारत में किन्होंने नींव रखी? कुजुल कडफिसिस ने। ठीक है, यानी कि ये क्या थे? संस्थापक। लेकिन ये पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? वास्तविक संस्थापक कौन थे भाई इनके? विम कडफिसिस। ठीक है, गोल्ड कॉइन किन्होंने चलवाए? इन्होंने। तांबे के सिक्के किन्होंने चलवाए? इन्होंने। ठीक है, महान राजा कौन था? महान प्रतापी राजा कौन था इनका? कौन था? कनिष्क था। कनिष्क को किसने हराया था भाई? चाइना के गवर्नर ने। ठीक है, आ गया भाई समझ में इतना? इनके समकालीन कौन कौन थे? इन्होंने, जो कुषाण थे, इन्होंने किन किन को हराया था भाई? इंडो ग्रीक्स को, उसके बाद शकों को भी हराया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने पार्थियंस को भी हराया था। ठीक है, और जो आपका शक संवत है, ये क्या है भाई? आज के दिन भी आपका जो सरकारी कैलेंडर है, इसी के आधार पर बनता है। ठीक है, ये उस कैलेंडर से 78 ईस्वी तक आगे चलता है। ठीक है, मान लो कि अब 2025 चल रहा है। ठीक है, ये कहते हैं भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में आज़ाद हुआ था। तो हम कौन से शासनकाल में? बस इसमें से हम क्या करेंगे? ये चीज़ माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? यानी कि इसमें से हम 78 को माइनस कर देंगे। आ गया भाई समझ में? ये था आपका कुषाण। और अब हम नेक्स्ट करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस